प्रयागराज का महाकुंभ अब अपनी समापन की तरफ अग्रसर है। बस कुछ ही दिन और बचे हैं इस पूरे मेले का समापन होने में। पूरे मेले में जहां पर एक तरफ विश्व रिकॉर्ड बना, इतनी ज्यादा भीड़ आ गई कि पूरे विश्व में किसी भी इतने ज्यादा किसी समारोह में, किसी मेले में या कहीं भी श्रद्धालु नहीं उमड़े जितनी प्रयागराज के महाकुंभ में आपको देखने को मिली होगी। सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग इसी प्रयागराज के वजह से उनके जीवन को एक नया आयाम मिल गया, एक नया जरिया मिल गया, एक नई ऊंचाई मिल गई। प्रयागराज के महाकुंभ में वायरल होने की अगर हम बात करें तो IITN बाबा हैं, दातून बेचने वाला लड़का और मोनालिसा, 3-4 ऐसे लोग थे जो प्रयागराज की पूरे इस मेले से उनकी जिंदगी को एक नई ऊंचाई मिली। लोग दूर दूर से यहां तक कि विदेशों के लोग भी प्रयागराज में आकर स्नान करते थे, क्योंकि कहा जाता है कि प्रयागराज महाकुंभ का स्नान जो है उससे पापों से मुक्ति मिल जाती है। और ऐसे में लोग लालयित थे, कभी भीड़ ने रिकॉर्ड तोड़ दिया, कभी भगदड़ मच गई। इनके प्रकारेण जैसे भी हुआ, अब प्रयागराज का ये महाकुंभ अपनी समापन की तरफ अग्रसर है। ऐसे में प्रयागराज में अभी 2-3 दिन पहले ही दोस्तों 18 तारीख को एक ऐसी घटना होती है कि जिसे सुनकर, जिसे पढ़कर, जिसे देखकर या जिसे समझकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, जो ये कहानी घटती है उस कहानी ने ना ही पति पत्नी के विश्वसनीय और पवित्र रिश्ते को दागदार कर दिया, बल्कि कई जगह पर प्रश्नवाचक चिन्ह भी खड़े कर दिए। दोस्तों, कहानी की शुरुआत जो होती है वो होती है दिल्ली से। दिल्ली से एक पति पत्नी, जिसमें पति की उम्र जो है वो करीब 42 साल होती है, जिसका नाम आकाश होता है। और आकाश दिल्ली नगर निगम में वो सफाई कर्मचारी का काम करता था, सफाई कर्मचारी था। और आकाश अपनी पत्नी मीनाक्षी को, जिसकी उम्र 40 साल की थी, और ये पति पत्नी आकाश और मीनाक्षी दोनों दिल्ली के तिलोकपुरी के रहने वाले थे। अब जब समापन की तरफ महाकुंभ होता है तब आकाश अपनी पत्नी से कहता है कि पूरी दुनिया ने कुंभ में महास्नान कर लिया है, क्यों ना हम पवित्र स्नान कराएं। उसकी पत्नी मीनाक्षी कहती है कि हाँ ठीक है, अगर पूरी दुनिया ने स्नान कर लिया है और महाकुंभ का समापन भी होने वाला है, ऐसे में हमें वहां पर चलना चाहिए। अब मीनाक्षी और आकाश दोनों 18 तारीख को एक ट्रेन पकड़कर प्रयागराज महाकुंभ आते हैं। और 19 तारीख को ये लोग सुबह सुबह जब पहुंचते हैं, वहां पर पहुंचने के बाद प्रयागराज में ये लोग महाकुंभ में पवित्र स्नान करते हैं त्रिवेणी संगम पर। और त्रिवेणी संगम पर स्नान करने के बाद ये लोग प्रयागराज में ही, झूसी थाना पड़ता है, उस थाने के अगल बगल एक होटल ले लेते हैं, एक लॉज ले लेते हैं, उस लॉज में रुकते हैं। और रुकने के बाद अगले दिन यानी कि 20 फरवरी को आकाश अपने बेटे अश्विनी और आदर्श, दोनों बेटों को कॉल करता है। दोनों बेटे जवान थे, बड़े थे, समझने लायक थे, बालिग थे। दोनों बेटों को कॉल करता है और बेटों को कॉल करके बताता है कि बेटा, तुम्हारी मम्मी जो है वो प्रयागराज की भीड़ में खो गई हैं और मिल नहीं रही हैं। बेटा, मैंने जो है बहुत ज्यादा उनको तलाशा, लेकिन इतनी ज्यादा भीड़ यहाँ पर उमड़ पड़ी है कि उन्हें खोजना जो है वो संभव नहीं हो पा रहा है। अब बेटा जो आदर्श और अश्विनी होते हैं, दोनों बेटे कहते हैं कि पिताजी आप परेशान मत होइए, मैं जो है यहां से जो कर पा रहा हूं। आप वहां पे खोया पाया केंद्र होता है, वहां खोया पाया केंद्र पे चले जाइए और जाके FIR दर्ज करा दीजिए और पुलिस वालों को बता दीजिए, इत्तला कर दीजिए कि मेरी पत्नी खो गई है। वहां पे अपना नाम वगैरह, एड्रेस वगैरह सब एंट्री करवा दीजिए। अब आकाश अपने बेटों से कहता है कि बेटा, मैंने सब कुछ कर दिया है। जब तुम्हारी मम्मी खोई है उसी टाइम मैं खोया पाया केंद्र पर गया और वहां पर मैंने सब कुछ जो है वो एंट्री करवा दी है। अब एंट्री करवाने के बाद मैं वापस आ चुका हूं और मैं ढूंढ रहा हूं, लेकिन जो है वो तुम्हारी मम्मी मिल नहीं रही है। अब दोनों बेटे अश्विनी आदर्श अपने मामा को फोन करते हैं। अपने मामा को फोन करने के बाद अपने मामा से सारी घटना की जानकारी देते हैं। और जब उनके मामा की इस पूरी घटना की जानकारी होती है तो तीनों फिर ट्रेन पकड़कर अपने पिताजी को फोन करते हैं, आकाश को, और कहते हैं कि आप परेशान मत होइए, आप हैरान मत होइए, हम लोग प्रयागराज पहुंच रहे हैं। और फिर ये लोग 20 फरवरी 2025 को प्रयागराज पहुंच जाते हैं। अब प्रयागराज पहुंचने के बाद ये खोया पाया केंद्रों पर जगह जगह तलाश कर रहे थे,
वहां पर फोटो अपनी माता की लेकर गए थे, लोगों को दिखा दिखा कर बेचारे पूछ रहे थे कि कहीं आपने इस महिला को देखा है। लेकिन उस भरी भीड़ में कौन किसको देखता है, कौन किसको जानेगा कि भैया कहाँ से आए हैं, कैसे नहीं आए हैं। अब ये लोग हैरान परेशान हो जाते हैं और कई थानों पर भी ये लोग जाते हैं, एक एक फोटो उन थानों पर देते हैं। और थाने पर ये लोग जाते हैं और फोटो जैसे ही दिखाते हैं, थाने वाले कहते हैं कि भैया कल एक महिला की डेड बॉडी मिली है और डेड बॉडी जो आप फोटो दे रहे हैं उससे हूबहू लग रही है। अब ये लोग जो रिश्तेदार यानी कि आकाश का साला जो मीनाक्षी का भाई था और दोनों बेटे जो पुत्र थे, दोनों पूछते हैं उस थाने वाले से कि उस थाने का नाम क्या है। तो थाना वाला बताता है कि थाने का नाम झूसी थाना है। अब ये तीनों झूसी थाने पहुंचते हैं और झूसी थाने पहुंचने के बाद वहां पर जब फोटो दिखाई जाती है तो थाने वाले बाकायदा पहचान लेते हैं। फिर डेड बॉडी वहां पर रखी हुई थी, डेड बॉडी का जैसे ही मुंह खोला जाता है दोनों बेटे फपक फपक कर रोने लगते हैं और भाई भी फपक फपक कर रोने लगता है और वो शिनाख्त करता है कि हाँ ये डेड बॉडी किसी की नहीं। दोनों बेटे कहते हैं कि ये मेरी माँ की बॉडी है और जो भाई गया था वो कहता है कि मेरी बेटी, ये मेरी बहन की बॉडी है। अब दोस्तों सवाल ऐसे में उठता है कि आखिर करीब 700 किलोमीटर दूर से अगर कोई कुंभ में स्नान करने गया है तो उस महिला का मर्डर, उस महिला का कत्ल कोई क्यों करेगा और उसके पीछे, कत्ल करने के पीछे आखिर ऐसी क्या वजहें होंगी। अगर उसकी हत्या हुई होती, कोई भगदड़ मचती या किसी से कोई दुश्मनी होती, पास पड़ोस का मैटर होता तो आदमी एक बार समझता है कि चलो कोई बात नहीं, बगल में ही कहीं गए थे, लोगों ने पहले से ही अंदाजा लगा रखा था और फिर इस तरीके से कत्ल को अंजाम दिया गया। लेकिन अब पुलिस के पास सबसे बड़ा प्रश्न जो था वो यही था कि इस महिला की नृशंस हत्या किसने की है। पुलिस अब जांच शुरू करती है। इसके पहले जो उसका पति होता है आकाश बाकायदा अपने सोशल मीडिया के सभी प्लेटफार्मों पर, फेसबुक पर जो जो वो चलाता था वहां वहां अपनी पत्नी की एक फोटो भीड़ भाड़ में खींच के सेल्फी टाइप की, जैसे आप अमूमन हम लोग जाते हैं कहीं दर्शन करने या कहीं स्नान करने, कहीं कुछ करने जाते हैं तो आपने देखा होगा कि हम लोग सेल्फी खींच लेते हैं अपने परिवार वालों के साथ। वैसे ही आकाश ने कई सेल्फियां ली थी जो सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्मों पर अपलोड कर दी थी। अपना व्हाट्सएप स्टेटस भी लगाया था। अब उस व्हाट्सएप स्टेटस को उसने इसलिए लगाया था कि ताकि लोग, जो भी उससे जुड़े हुए लोग हैं, जो उसके करीबी हैं, चूंकि व्हाट्सएप स्टेटस ऐसी चीज होती है जो करीबी है, जिनका मोबाइल में नंबर सेव है, वही लोग देख सकते हैं, ताकि उस स्टेटस से जो उसके करीबी लोग हैं, जानने वाले लोग हैं, उनको ये पता चल सके कि ये अपनी पत्नी को जहां स्नान कराने गया था वहां पर वाकई में बहुत भीड़ थी और उसके वजह से हो सकता है भीड़ में पत्नी खो गई हो। हालांकि जैसे तैसे सबसे पहले थाने वाले पति को बुलाते हैं, आकाश को। आकाश की उम्र 42 साल थी। 42 साल की उम्र में जब आकाश से पूछताछ की जाती है कि आप यहाँ पर कुंभ में स्नान करने किस ट्रेन से आए, कितने बजे पहुंचे, कब स्नान किया, भीड़ कहाँ पर ज्यादा थी, वो सारी चीजें एक एक करके बताता है। उसके चेहरे पर सिकन नहीं थी। लेकिन पुलिस वाले जब उससे एक प्रश्न करते हैं कि जब तुम्हारी पत्नी और तुम एक होटल में रुके थे, एक ही कमरे में दोनों सो रहे थे, तो तुम आखिर ऐसा किस जगह चले गए थे अपनी पत्नी को छोड़ के कि कोई आया कत्ल करके चला गया। अब जब आकाश के सामने ऐसा प्रश्न पुलिस करती है तो आकाश पुलिस को बरगलाने की कोशिश करता है कि हो सकता है पुलिस बरगला जाए, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि भैया ये यूपी पुलिस है। यूपी पुलिस अगर अपने आप पे सही सही आती है तो 7 परत नीचे भी जमीन के तुम अपराधी हो, छुपे रहोगे ना, तो वो खोज कर निकाल लेगी। दूसरी चीज, आकाश को ये नहीं पता था कि यहाँ का प्रशासन कितना सख्त है और प्रशासन क्या क्या कर सकता है। खैर, अब प्रशासन जब पूरी तरीके से अलर्ट होता है, पति से पूछताछ होती है, तो पति जो अपना स्टेटमेंट देता है उससे पुलिस को लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो बोल रहा है उसमें कुछ सच बोल रहा है और कुछ झूठ बोल रहा है। अब सच और झूठ को अलग अलग पुलिस को करना था, वहीं पर पूरे मर्डर की गुत्थी सुलझी थी। अब पुलिस आकाश से कहती है, बाकायदा आकाश का मोबाइल नंबर ट्रेस पे लगाया जाता है, तो आकाश की जो मोबाइल की लोकेशन थी, वो लोकेशन जो महिला का मर्डर हुआ था, उसकी पत्नी मीनाक्षी का, वो लोकेशन उस टाइम
उसके होटल के जो लॉज लेकर ये लोग रुके थे उसके इर्द गिर्द ही थी। अब पुलिस को कहीं ना कहीं से शक होता है, लेकिन वो इतनी तेजी तेजी से रो रहा था, इतनी तेजी तेजी से वो चिल्ला रहा था कि पुलिस वालों को भी एक बार लगता है कि नहीं यार ये ऐसा नहीं कर सकता है। लेकिन पुलिस के पास चूंकि कोई क्लू नहीं था, कोई सबूत नहीं था, किसी के ऊपर कोई शक नहीं, बेटे और जो अ, भाई गया था मीनाक्षी का, उससे पुलिस पूछताछ करती है कि भैया किसी का कोई दुश्मनी हो, कोई ऐसा दुश्मन जो दिल्ली से आपके साथ चल के आया हो, वो यहाँ पर कत्ल कर सकता हो। तो सारे लोग कहते हैं नहीं साहब हमारा तो किसी से कोई दुश्मनी नहीं। अब पुलिस वाले बेटों को बुलाकर पूछते हैं कि तुम्हारे पिताजी कैसे इंसान हैं। अब चूंकि 42 साल की उम्र हो चुकी है, 42 साल में पिताजी के बारे में उन जवान बेटों से पूछेगा तो कोई भी जवान बेटा कहेगा कि पिताजी ठीक ही है। अब पुलिस वाले पूछते हैं कि क्या तुम्हारी माताजी जो थी मीनाक्षी, जिनका मर्डर हुआ है, जिनकी हत्या हुई है, उनसे और तुम्हारे पिताजी आकाश से दोनों के बीच में क्या झगड़ा लड़ाई होता था। तो तब तक मीनाक्षी का भाई बोलता है साहब दुनिया का कौन पति पत्नी है, किस पति पत्नी के बीच में झगड़ा नहीं होती। तब तक एक बेटा जो है, जो जिसका नाम आदर्श था, छोटा बेटा, वो कहता है कि साहब झगड़ा लड़ाई तो हर पति पत्नी के बीच में होती है और हम भी बालिग हो चुके हैं साहब, बेटे हैं। लेकिन जो मम्मी पापा के बीच में झगड़ा होती थी साहब ना, वो एक पति पत्नी की झगड़ा नहीं होती थी, वैसे झगड़ा होती थी साहब जैसे बहुत तेजी से दुश्मनी हो, दोनों में कट्टर दुश्मनी हो। पुलिस को ये बात थोड़ी सी अखरती है, और जब पुलिस को ये बात अखरती है फिर पुलिस अपना पूरा जो जांच का जरिया होता है, उस जरिया को, उस रोशनी को सीधा बिना किसी पर हटाए, बिना किसी से अलग किए, सीधा पति आकाश के ऊपर डालती है। और आकाश से फिर जब पुलिस अपने सही अंदाज में पूछताछ करती है, जैसे कि वो अपराधियों से पूछताछ में अपना पावर लगाती है, अपनी प्रतिष्ठा लगाती है, उसे पुलिस जब अपनी पूरी तरीके से प्रतिष्ठा लगा देती है, तो प्रतिष्ठा लगाने के बाद आकाश सारा चीज उगल देता है। उसके पहले पुलिस उसकी जब कॉल डिटेल निकालती है तो पुलिस भी चौकन्नी हो जाती है, क्योंकि उसकी पत्नी के मर्डर करने के पहले उसने एक नंबर पर लगातार कई बार कई मिनटों तक बात की थी। पुलिस जब उस नंबर को निकालती है तो पता चलता है दिल्ली के किसी महिला का नंबर है। अब पुलिस उससे पूछती है कि ये किसका नंबर है, तो वो पहले तो इधर उधर पुलिस को बताता है, लेकिन पुलिस जब सही से अपना दिमाग लगाती है तो वो कहता है कि साहब ये मेरी प्रेमिका है, मैं इससे प्यार करता हूं। अब पुलिस वाले पूछते हैं कि तुम इससे प्यार करते हो तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम इसके प्यार के चक्कर में अपनी पत्नी को रास्ते से हटाने के चक्कर में टोटल ये पूरा काम किया हो तुमने। वो कहता है नहीं साहब। लेकिन पुलिस जब सख्ती से पेश आती है तो आकाश जो पति होता है 42 साल की उम्र का, जो कि दिल्ली तिलोकपुरी का रहने वाला था और दिल्ली नगर निगम में सफाई कर्मचारी का काम करता था, कहानी में मैं आपको पहले ही बता दिया हूं ये चीजें, तो वो कबूल कर लेता है कि साहब मैंने ही 18 फरवरी को मैं दिल्ली से चला हूं, 19 को पहुंचा हूं, 19 को सुबह स्नान किया हूं, शाम को मैं यहाँ पर लॉज लिया हूं और रात में ही मैंने अपने पत्नी का, जब वो वॉशरूम गई तो हमारी उसकी झगड़ा होने लगी, क्योंकि मैं फोन पे उस औरत से, उस महिला से बात कर रहा था जिससे वो बुरा मान रही थी, हमेशा वो विरोध करती थी। और साहब ये आज पहला वाकया नहीं है, इसके पहले भी साहब करीब 2 महीने से ये चल रहा है, 2 महीने से इसको पता चला है कि मैं किसी और से बात करता हूँ, और ऐसे में साहब ये रोक लगाती है। अब ये बात बेटों तक भी पहुंच गई है और साहब पिछले 2 महीने से जब से ये रोक लगा रही है, घर में हमेशा क्लेश होता रहता है। और क्लेश होने के बाद साहब ये स्थिति जो है आ गई कि मैंने सोचा कि इसको रास्ते से हटाना पड़ेगा। अब रास्ते से हटाने के चक्कर में साहब मैं दिमाग लगाया, बैठकर बहुत सोचा कि साहब इसको रास्ते से कैसे हटाया जाए। अगर दिल्ली में इसे मैं उसके साथ कुछ करता हूं तो हो सकता है कि मैं पकड़ा जाऊं, मैं जो है मेरा अपराध जो है वो सबके सामने आ जाए, क्योंकि ये घर में ही रहती है, ज्यादा बाहर नहीं जाती, और बाहर अगर जाऊंगा तो साहब सीसीटीवी फुटेज कैमरे लगे हुए हैं, अगर उसके साथ कुछ गलत करता हूं तो साहब सीसीटीवी कैमरे से पकड़ा जाऊंगा। इसलिए मेरे दिमाग में साहब एक आइडिया आया कि इसे मैं महाकुंभ के लिए तैयार करता हूं, और महाकुंभ तैयार करने के बाद जब ये स्नान करेगी तो होटल लेके ये सब कांड कर देंगे। हालांकि साहब मेरा पूरा मूड नहीं था, लेकिन जब ये वॉशरूम में गई और मैं फिर बाहर निकला, फिर मैं बात करने लगा उस महिला से, फिर इसने विरोध किया, फिर साहब मेरे पास बैग में चाकू रखी थी और फिर मैंने धारदार हथियार से लगातार तब तक वार किया जब तक वो
दुनिया को छोड़कर हमेशा के लिए अलविदा नहीं हो गई। पुलिस ने आकाश को गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। अब आकाश जेल में यही सोच रहा होगा कि वो दिमाग लगाया उसने जिससे वो सोच रहा था कि मैं दिल्ली में ऐसा कांड करूंगा तो बच जाऊंगा और प्रयागराज के महाकुंभ में ऐसा कांड करूंगा तो बच जाऊंगा। उसकी ये सोच जो है वो पूरी तरीके से गलत साबित हुई। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी कहानी। पूरी कहानी सुनाने का मकसद दोस्तों सिर्फ इतना था कि अवैध संबंध जो होते हैं वो अवैध संबंधों का जो रास्ता होता है वो हमेशा किसी न किसी तरीके से आपको बर्बादी की तरफ अग्रसर करता है। यानी कि जो पूरा रास्ता होता है अवैध संबंधों का वो कहीं ना कहीं आपके जीवन को, आपके परिवार को तबाह कर सकता है और तबाह कर भी देता है। जैसे कि आपने पूरी कहानी में देखा कि 42 साल उम्र हो गई है, बड़े बड़े बालिग बच्चे हैं, बच्चों की शादियां होने वाली है, लेकिन इस उम्र में भी एक बंदे को, एक जो कि सरकारी नौकरी कर रहा है, भले ही सफाई कर्मचारी है वो, लेकिन सरकारी नौकरी कर रहा है, ईश्वर ने सब कुछ दिया है, लेकिन सिर्फ अवैध संबंध के कारण उसने कितनी जिंदगियां बर्बाद कर दी। एक तो अपनी जिंदगी बर्बाद की, अब आजीवन जेल में ही रहना पड़ेगा। 2 बेटों की जिंदगी बर्बाद हुई। आपको क्या लगता है उनके दोनों बेटों की अब कोई शादी करेगा? ऐसे घराने में कोई अपनी बेटियां ब्याहना चाहेगा? उन दोनों बेटों की जिंदगी बर्बाद हुई। पत्नी तो हमेशा के लिए गई ही, और जो प्रेमिका महोदया है जिनसे वो भाई साहब बात करते थे 42 साल की उम्र में, वो भी अब जेल काटेंगी। तो कहने का मतलब अब न इश्क रहा, न प्यार रहा, न उम्र रही, कुछ भी नहीं रही। अब बची खुची जिंदगी इनको जो है वो अपनी, हमें लगता है कि जेल में ही गुजारनी पड़ेगी। खैर, आप पूरी कहानी के बारे में क्या कहना चाहते हैं, ऐसे लोगों के बारे में क्या कहना चाहते हैं और इस व्यक्ति के बारे में क्या कहना चाहते हैं, अपने दिल की राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों अगली कहानी में मैं आपका नाम जरूर लूंगा। आप इस पूरी कहानी को सुन रहे थे तो आप ये भी बता दीजिएगा कि आप ये पूरी कहानी किस जिले से, किस राज्य से, किस प्रदेश से, कहां से सुन रहे थे, ताकि मैं अगली कहानी में आपका नाम जरूर ले पाऊं। ऐसी ही क्राइम की सतर्क और जागरूक करने वाली कहानियों के लिए इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो दोस्तों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूं ऐसी एक नई कहानी के साथ आपको जल्द ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।